मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। बंगाल का नाम आते ही आपके पास सामने पूरा भारत का इतिहास आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, उपनिवेश काल, पूरे भारत का गौरव, कलकत्ता शहर, गुरुदत्त की फिल्में, बहुत कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। कभी भारत का स्वर्ण में बंगाल तो भारत से, पूरे भारत से आगे रहता था, आगे सोचता था, परंतु आज़ादी के बाद में पिछड़ खिसे गया। विशेष रूप से 1960 के बाद 1960 के बाद में यहाँ पे कम्युनिस्ट राज आ गया, औद्योगिक अशांति हो गई, रोज रोज की हड़तालें, रोज रोज के कारखाने बंद हो रहे, स्थिति विकट होती गई। यहाँ पे उद्योगपतियों ने सोचा कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, जीवन बाहर करना यहाँ मुश्किल है, उद्योग फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाना मुश्किल है। उद्योगपति उन्होंने अपनी इस इंडस्ट्री को या तो महाराष्ट्र में शिफ्ट कर ली, किसी ने गुजरात में शिफ्ट कर ली, किसी ने तमिलनाडु में शिफ्ट कर ली और किसी में एनसीआर में चले गया। बंगाल जो भारत का सिरमौर था, जूट की फैक्ट्रियां तो वहीं रही, क्यों जूट वहाँ पे होती है। कोयला वहाँ पे पास में था। धनबाद में आपके आसनसोल का जो एरिया है रानीगंज का, उसके अंदर था। लोहे की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, हर दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र था। भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। चावल में अभी भी एक नंबर पर है, जूट में अभी भी एक नंबर पर है। तो ये पिछड़ने का कारण मुख्य होता है राजनीतिक। जहाँ पे राजनीतिक स्थिति जिस राज्य की खराब होती है वो राज्य पिछड़ जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें तो यूपी पिछड़ गया, बिहार पिछड़ गया। बिहार ने कभी पूरे भारत पे राज किया था। मौर्यों का साम्राज्य था, गुप्ता डायनेस्टी थी, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा रास्ता, अफगानिस्तान तक राज फैला था। सत्ता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जिस राज्य की सत्ता, जिस देश की सत्ता मजबूत होगी वो देश बढ़ेगा, जो वो राज्य बढ़ेगा। यही बंगाल के साथ में हुआ। सत्ता कमजोर हो गई, सत्ता कमजोर हो गई और इंडस्ट्री वहां से पलायन कर गई। राजनीतिक जो औद्योगिक असंतोष था, व्यापारी वहीं रहना पसंद करता है जहाँ पे शांति हो, वहां पे जहाँ पे पैसा हो, जहाँ पे शांति से आप व्यापार कर सके। यदि फलता फूलता एरिया होगा वहाँ पे डेवलपमेंट तेज होगा। जहाँ अशांति का माहौल होगा वहाँ व्यापारी निकल जाते हैं, वहाँ से छोड़ देते हैं उस क्षेत्र को और विकास कहीं दूसरी जगह चला जाता है। ये बंगाल के साथ में हुआ लगातार, और ये लंबा प्रोसेस था। 1960 से लगा के 2025-26 अभी तक है, अभी तक ऐसे ही चलता रहा। अभी यहाँ पे पहले कामरेडों के बाद में ममता वाली सरकार आई, तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस के पास में बीजेपी आई है। बीजेपी बड़ी मुश्किल से आई और इस सत्ता से जनता को, वहाँ की बंगाल वालों को अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा है कि जल्दी विकास होगा। वो दिन वापस आएंगे। वो जो गर्व था जो बंगाल का, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, विवेकानंद हुआ और सुभाष चंद्र बोस हुआ। भारत का एक बड़ा केंद्र था, बौद्धिक केंद्र भी था, आर्थिक केंद्र भी था, आध्यात्मिक केंद्र भी था। हर दृष्टि से भारत के अंदर सिरमौर रहने वाला राज्य पिछड़ क्यों गया और ये वापस बढ़े, ये अपेक्षा अभी वर्तमान में आई सत्ता के प्रति वहाँ की जनता की है और होनी भी चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है। तो ये कैसे हासिल करे उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम 1960 के दशक के अंदर जाते हैं। 1960 के दशक के अंदर हम देखें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद में जीडीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल था। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखा जाए तो भी तीसरे नंबर पर था। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद में यही आता था। और उसके अलावा और दृष्टि से देखा जाए तो, हर दृष्टि से एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो भी बंगाल बहुत ज़्यादा संपन्न था और आज भी है एग्रीकल्चर के हिसाब से। जो भूमि सुधार कार्यक्रम हुआ है वो भी यहाँ पे बंगाल में ज़्यादा हुआ है कामरेडों की वजह से। इसमें ये इसका प्लस पॉइंट भी रहा है, ये माइनस पॉइंट भी रहा है कि जोत छोटी होगी, जोत ज़्यादा छोटी होगी कृषि भूमि, तो वहाँ विकास की संभावना, कृषि सुधार की संभावनाएं कम हो जाती है। ये भी एक माइनस पॉइंट है। दूसरी ऑल ओवर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का
जो केंद्र था बंगाल, विशेष रूप से हुगली जिला जो कलकत्ता के पास में पड़ता है, दुर्गापुर में जो लोहे का कारखाने रहे वगैरह रहे, आसनसोल के अंदर रहे, जो कलकत्ता के आसपास में इंडस्ट्री सारी सारी लगती रहती थी। और ये पूरा संपन्न क्षेत्र था, पूरा बिहार यहाँ परचेजिंग करने आता था। जो बंगाल अलग हो गया है भारत से, वो किसी समय कलकत्ता के अंदर ही सारी मार्केटिंग होती थी पूरी पूरी इसकी। जूट की जितनी भी मिलें थी ना, वो तो कलकत्ता के अंदर थी, और जो प्रोडक्शन होता था वो पूर्वी बंगाल समझ लो, जो अब जिसे बांग्लादेश कहते हैं हमें, उसके अंदर होता था। जो चाय पत्ती वाला काम था ना, जितना भी चाय पत्ती प्रोसेसिंग वगैरह, इकाइयाँ वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, वो भी कलकत्ता के अंदर थी। भारत का औद्योगिक केंद्र कलकत्ता ही था। 1911 तक भारत की राजधानी भी कलकत्ता थी। यदि लंदन के बाद में कोई उस समय संपन्न देश रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें संपन्न देशों के, संपन्न शहरों के अंदर कलकत्ता का नाम था। और किसी समय के अंदर जो चीजें ब्रिटिश काल के अंदर बनी थी, जो भी इमारतें बनी थी, जो वो लंदन में बनाते थे ना, वो कलकत्ता के अंदर भी बनाते थे। आप विक्टोरिया मेमोरियल देखोगे तो आपको अभी भी पता लग जाएगा। राइट बिल्डिंग है, वहाँ का म्यूजियम है, वहाँ की बिल्डिंगें हैं पुरानी अंग्रेजों के समय की। वो देखने से आपको पता लगेगा कितने भव्य थी, कितनी मजबूत थी। वो वहाँ की जो स्वर्णमय काल रहा है बंगाल का, उसको प्रदर्शित करते हैं। और आज की दृष्टि में देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये भारत तीसरे नंबर से खिसक जीडीपी के मामले में छठे नंबर पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर से खिसक ये 23वें नंबर पर आ गया है। पर पूरे भारत के जीडीपी का जो 10% हिस्सा लेता था, वो खिसक 5.5% पर आ गया है। और चीज़ों की तरफ से देखा जाए, बेरोजगारी देखा जाए, आहार आवड़ देखा जाए, तो बहुत पीछे चला गया है। एयर ट्रैफिक के हिसाब से कलकत्ता जो टॉप पे था किसी समय, वो छठे नंबर पर आ गया है। और आपके जीडीपी के हिसाब से भी कलकत्ता छठे नंबर पर आ गया है। जो टॉप का था भारत का 1 नंबर का शहर था, वो नीचे चला गया। हर दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल का विकास तो बंगाल में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं विकास नहीं हुआ है, परंतु कंपेरेटिव तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत की तुलना में बंगाल का विकास बहुत कम हुआ है। कुछ राज्यों में बहुत तेज विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा तेज विकास हुआ है गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ज़्यादा विकास हुआ है। और कर्नाटक में अभी हाल भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। बेंगलोर बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। इसकी तुलना में बंगाल में विकास हुआ ही नहीं। इसका मुख्य कारण ये हुआ था कि 3 जो कार्यकाल रहे थे वामपंथियों के, जो लास्ट वाला कार्यकाल तो छोड़ दो आप, बाकी 2 कार्यकालों में उन्होंने कोई प्रयत्न किया नहीं। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आई, तो उसने भी कोई प्रयत्न नहीं किया हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, विकास हो, जितना करना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं किया। इसकी वजह से पिछड़ गया। इसका ये कारण बहुत सारे रहे। एक तो उस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जैसे बंगाल के अंदर दादागिरी, गुंडागर्दी, टैक्स वसूली, अशांति जहाँ पे होगी वहाँ व्यापारी रहना पसंद नहीं करता। तो बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा था, क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया था। इसकी वजह से उद्योगपति पलायन करके व्यापारी रहना पसंद नहीं करता। एक तुष्टिकरण की प्रकाष्ठता होगी वहाँ पे। तुष्टिकरण करोगे किसी संप्रदाय विशेष का, तो बहुसंख्यक समुदाय वहाँ से निकलना चालू हो जाता है। और जहाँ व्यापारी रहता है ना, वही विकास होता है, अदरवाइज विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, शांति नहीं होती तो विकास नहीं होता, ये पक्का है। बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से कलकत्ता बैक में चला गया। और कलकत्ता क्या, वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा ही बैक में चला गया। अभी सुवेंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस समय के अंदर ये वापस रीडेवलपमेंट करेंगे, कलकत्ता को पुनः गौरवित करेंगे, बंगाल को वापस आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं ये। एक तो बाकी सरकार का काम है, सरकार सोचे जैसे भी है। बंगाल एक लंबी पट्टी है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि बंगाल के साथ में लगता है। इसमें चिकन नेक पड़ती है। जो उत्तर का जो बंगाल का एरिया है, गंगा के ऊपर से पड़ता है, उसको अलग स्टेट बना देना चाहिए था। यदि अलग स्टेट नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं, तो बना देना चाहिए हकीकत में इनको। और उसके बाद में वहाँ पे जो एक्सप्रेस वे है,
वहाँ पे जो फ्रेट कॉरिडोर बननी थी, जो बनारस तक बनी थी, उसको जल्दी से जल्दी कलकत्ता तक बनाया जाए, जिससे माल ढुलाई उत्तम हो सके। एक्सप्रेस वे बनना था जो वाराणसी कलकत्ता वाला, वो भी जल्दी बने। इसके अलावा सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे भी जल्दी से बने। गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच में भी एक्सप्रेस वे बनाना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ बंगाल के अंदर। और जो खड़गपुर है, खड़गपुर से कलकत्ता के बीच में बहुत सारे एक्सप्रेस वे वहाँ पे बनाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर सही करने की जरूरत है। जो वहाँ पे ज़्यादा से सरकार, जो सुरेंद्र सरकार करने की कोशिश भी कर रही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है करने की। शायद जैसे चलता रहा, अभी जिस हिसाब से दिख रहे हैं वो स्टेप उठा रहे हैं, तो योगी सरकार की तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही कर सकते हैं। कोई बड़ी बात भी नहीं लगती, यदि कोई इच्छा शक्ति हो तो। इनकी बहुत सारे काम है वो करने वाले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। कलकत्ता की रिंग रोड बनाने की जरूरत है। कलकत्ता को डेवलप करने के लिए, जैसे दिल्ली का एनसीआर इलाका बनाया गया है, इसी तरह वहाँ का राज्य का जो नगर जो महानगरीय क्षेत्र है कलकत्ता का, उसके अंदर राजधानी क्षेत्र बनाना चाहिए और उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए। कलकत्ता से दुर्गापुर आसनसोल तक और कलकत्ता से हल्दिया तक रैपिड ट्रांजिट की तरफ भी जोर देना चाहिए। गंगा सागर को जोड़ने के लिए उन्होंने पुल भी बनाना चाहिए। इसके अलावा हल्दिया को मेनलैंड से जोड़ने के लिए, कलकत्ता पूर्वी वाली साइड से भी जोड़ने के लिए पुल बनाना चाहिए। बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत है। जब डेवलपमेंट की तरफ आप करोगे तो उद्योगपति वापस आने चालू हो जाएंगे। औद्योगिक प्रोत्साहन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो तुष्टिकरण वाली राजनीति है, जो धर्मों को पैसा देना है, वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, चाहे हिंदू धर्म भी क्यों ना हो। धर्माधिकारियों को पैसा बांटना, धर्म के अंदर पैसा लगाना व्यर्थ है। तो जो भी प्रयत्न करना चाहिए वो पूरी जनता के लिए करना चाहिए। यही तो बढ़िया बात है। बाकी हिंदू धर्म का मतलब यही होता है। हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता कट्टरता। हिंदू धर्म का मतलब होता है सेकुलरिज्म, एक तरह से सर्वसम भाव। ये धर्म का मतलब है भारत की राष्ट्रीयता। हिंदू धर्म का मतलब भी राष्ट्रीयता है, वे ऑफ लाइफ है ये। तो उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए। बंगाल को वापस सिरमौर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी प्रयत्न करना चाहिए, शुभेंदु सरकार को भी करना चाहिए और बंगाल की जनता को भी पुनः पूरे गौरव को हासिल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी है तो आपको धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।